की वजह से करीब 30-40 विधानसभा क्षेत्रों में जहां मैं अदरवाइज जा सकता हूं वहां शायद नहीं जा पाऊंगा और वहां प्रत्याशियों को, जन स्वराज के प्रत्याशियों को परसेप्टिवली कुछ नुकसान हो सकता है। तो निर्णय बस इतना ही था इस विषय को लेकर कि क्या मेरे अकेले के चुनाव लड़ने से ज़्यादा फायदा है या जो जन स्वराज से 243 लोग लड़ रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए मुझे ज़्यादा समय देकर फायदा है पार्टी के नज़रिए से। और काफ़ी विश्लेषण के बाद जो हमारे साथ लोग हैं, जो दल में वरीय साथी हैं, उनका ऐसा मानना था कि चूंकि पहली बार हम लोगों ने दल बनाया है और एक तरीके से जीरो से, स्क्रैच से शुरू किया है, तो सबका मत ये था कि इस बार सबसे पहला फोकस उन सीटों को जिताने पर होना चाहिए जहां पर हम लोग के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और चूंकि हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं, प्रचार का समय लिमिटेड है, उसमें बीच में छठ भी है, दीपावली भी है, तो इसलिए लोगों ने तय किया कि इस बार नहीं लड़िए और दूसरों को लड़ाने में मदद कीजिए। बस इतनी सी बात है। पर ये निर्णय आपने कब किया? ये निर्णय अभी 4-5 दिन पहले हुआ है। मैं राघोपुर गया था और अगर लड़ता तो वहीं से लड़ता, लेकिन जब सबने निर्णय लिया कि अगर राघोपुर फर्स्ट फेज में इलेक्शन है तो हम लोग का जो कैलकुलेशन है कि 4 दिन कम से कम मुझे वहां रहना पड़ता है। तो 4 दिन का मतलब है करीब 40, अदरवाइज 40 विधानसभा क्षेत्र जहां पर कि मैं जाऊंगा वो नहीं जा पाता। तो ये कठिन निर्णय था, लेकिन 40 विधानसभा क्षेत्र जहां जन स्वराज के साथी लड़ रहे हैं उनकी जीत में जो कुछ भी मैं योगदान अब कर सकता हूं उसको छोड़कर मैं अपने लिए 4 दिन लगाऊं, तो लोगों ने कहा नहीं, बेहतर है कि उन 40 सीटों पर आप समय लगाइए। कल मैं राघोपुर में थी, मैं लोगों से बातचीत कर रही थी, सबकी अलग अलग राय आ रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि कांटे की टक्कर। बोले किससे? तो बोले पीके लड़ रहे हैं। बोले पीके नहीं लड़ रहे हैं यहाँ से। बोले तब तो तेजस्वी जीत देता। हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग लड़ते तो कांटे की टक्कर। देखिए, मैं टक्कर से डरता नहीं हूँ। अगर हम लोग डरते, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप डर गए तेजस्वी की पॉपुलैरिटी से वहां पर। भाई, अगर किसी के पॉपुलैरिटी से डरते तो यहाँ पर पिछले 30-40 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो अपने दम पर नई पार्टी खड़ा करके 243 सीट पर इतनी ताकत से लड़ रहे हैं कि 35 साल में पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। ये तो मेरा आलोचक भी, आपका इंडिया टुडे का कवर स्टोरी भी बता रहा है कि बिहार में पहली बार, दशकों में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। और ये मेरे कोई बाप दादा की पार्टी नहीं है, कोई लेगेसी नहीं है, अपने से एक एक तिनका जोड़कर इस पार्टी को हम लोगों ने 3 साल में खड़ा किया है। और एक तरीके से जो लोग राजनीति को कवर करते हैं, बिहार को समझते हैं, ये अविश्वसनीय है अपने आप में। और आप देखिएगा 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बिहार में देश, उत्तर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। आप आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर? आपने अभी खुद कहा कि आप राघोपुर में गए, हाँ, और कोई बूढ़ा आदमी बता रहा है कि इस बार लड़ाई कांटे की टक्कर है क्योंकि पीके लड़ रहे हैं जी। तो भाई आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, हाँ, तो लोग यही कहेंगे इस बार कांटे की टक्कर है क्योंकि इस बार जन स्वराज लड़ रहा है। कोई, आप जो ये देख रहे हैं सीटों का घमासान, एनडीए जैसा बड़ा फॉर्मेशन, अभी तक उनको ये नहीं कल तक पता था कि कौन पार्टी कौन सीट लड़ रही है। महागठबंधन को अभी ये नहीं पता कि महागठबंधन में साहनी जी हैं कि नहीं है। ये डर इतना है कि जब तक हम लोग कैंडिडेट अपना रिलीज नहीं करते हैं, ये दूसरे लोग अपना कैंडिडेट नहीं जारी करते हैं। ये पीके का इतना डर है। पीके के नाम का डर नहीं है, नहीं, जन स्वराज ये 3 साल से किए गए एक ईमानदार प्रयास का डर है। उस 30 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से जो थके डरे हुए लोग रहे हैं, उनके सामने एक विकल्प होने का डर है। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता एक विकल्प को देख रही थी जो उनके सामने दिख रहा है, ये उसका डर है, अपने कुकर्मों का डर है, अपने द्वारा किए गए झूठे वादों का डर है। बिहार जो 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी 2025 में भी इनके 35 साल के शासन काल के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जो लोग भी उसके जिम्मेवार हैं वो अपने कर्मों कुकर्मों की वजह से डरे हुए हैं। प्रशांत जी, जब भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी नहीं है और एक बहुत बड़ा, इससे पहले इतना अप्रत्याशित नहीं हुआ बिहार में, ये बात सही है,
लेकिन इसका आपको एडवांटेज भी है, आपका स्लेट क्लीन है। बिल्कुल बिल्कुल एडवांटेज है, क्योंकि पहली बार आप प्रत्याशियों की सूची निकालें, जी, इस राज्य के सबसे बड़े वकील, इस राज्य के सबसे बड़े डॉक्टर, इस राज्य के सबसे रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट, इस राज्य के सबसे ऑनेस्ट समझे जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता पहली बार बिहार के संभावित प्रत्याशी, अब तो सब प्रत्याशी हो गए, प्रत्याशियों की सूची में आपको ऐसे नाम दिख रहे हैं। उसके सामने कौन है? बड़े बालू माफिया, बड़े शराब माफिया, भू माफिया, लुटेरे, नरसंहार के आरोपी, दंगाई। अब जनता को तय करना है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। अभी तक लोगों ने कहा भाई हमको, हमारे पास विकल्प नहीं था। अब आपके सामने विकल्प है, एक ईमानदारी से किया गया प्रयास है, आपके सामने विकल्प है। बिहार की जनता को तय करना है उनको क्या चाहिए। इसके बाद भी अगर लोग गलती करेंगे तो मेरे भाई फिर बिहार की जनता अगले 5 साल के लिए तैयार रहो। जिस दुर्दशा में आज जी रहे हो, जिस भ्रष्टाचार से आज परेशान हो, वही दुर्दशा तुम्हारी आगे भी रहेगी। आपके बच्चों का पलायन नहीं रुकेगा, फर्जी शराबबंदी चलती रहेगी, लोग यहाँ परेशानी में जिएंगे और पूरे देश में बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित किया जाता रहेगा। अगर आप नहीं सुधरोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेगी। जो बोगे वो काटोगे। तुम्हारे पास विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। एक लंबी चर्चा इस बात पर भी चलती है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। कठिनाई हुई है अपने कैंडिडेट्स चुनने में? बहुत कठिनाई हुई। अब मैं आपको, अभी आएंगे आपके यहाँ या सुबह से आ गए होंगे यहाँ के भाजपा के बड़े नेता सम्राट चौधरी, जो 7वीं पास हैं कि नहीं पास हैं नहीं मालूम है। उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन मैं बता रहा हूँ, हाँ। लेकिन उन्होंने डॉक्टरेट किया है अमेरिका के उस यूनिवर्सिटी से जो कि वो डिग्री ही नहीं देती है। तमिलनाडु के किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्री फाउंडेशन कोर्स किया है जो कि सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोगों के लिए है। तो मुझे मालूम नहीं है कि शायद सम्राट चौधरी तमिल भी बोलते हैं, आएंगे तो पूछिएगा। वो बड़े जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि 10th क्लास कब पास किया था। मतलब आपको मालूम है कि आप पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ी हैं, उनको नहीं मालूम है कि 10th कब पढ़ा था, कब पास किया था। उसके लिए आपको उनका एफिडेविट देखना पड़ेगा। अब वो तारापुर में लड़ रहे हैं और उनके सामने वहां का डबल एमडी उस गांव, उसी तारापुर के गांव से पढ़ा हुआ एक लड़का, वहां का सबसे बड़ा शिशु रोग विशेषज्ञ, डबल एमडी और सबसे बड़ी चिकित्सा सेवा चलाने वाला लड़का चुनाव लड़ रहा है। अब तारापुर की जनता को चुनना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुनोगे कि उस व्यक्ति को चुनोगे जो आपके इस बदहाल व्यवस्था में भी आपके बच्चों का इलाज कर रहा है, अगर आप फिर से गलती करोगे तो जैसे जी रहे हो वैसे ही आगे जियोगे। 3 साल के प्रयास ने सिर्फ ये किया है कि वो 243 में से ज्यादातर अच्छे लोग मैंने चुनकर जनता के सामने रख दिया है। बहुत मेहनत हुई है लेकिन उनको रख दिया है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब हमने जनता के सर पर यह बोझ डाल दिया। तय कर लो भाई, अभी तक तुमने इतना ही कहा था कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, अब विकल्प तुम्हारे सामने है, जिसको चुनोगे वैसा ही सरकार बनाओगे। सबसे प्रसिद्ध बात जो लालू यादव की कही जाती है चुनावी मंत्र के तौर पर कि विकास पे वोट नहीं मिलता है, ये आपने भी सुना होगा, कई नेताओं ने कोट किया कि आपने लोगों को याद दिलाया कि उनका मंत्र ही है कि विकास पर वोट उन्होंने नहीं ये मिलता। कहा था, याद होगा आपको? बिल्कुल याद। उन्होंने ये कहा, हम लोगों ने तो उसको भोगा है। हाँ, अब ये बताइए कि इस विचार पर तो चर्चा, जो हम कहते हैं ना कि नेताओं की रैली में जब भीड़ आती है तो पूछते हैं कि भीड़ तो आ गई पर वोट उसमें से कितने आएंगे। आप जो विचार जनता के बीच डाल रहे हैं उस पर मंथन तो चल रहा है, पर विचार वोट में कितना तब्दील होता है? देखिए, पहले तो लोगों ने कहा कि इस विचार के लिए बिहार में कोई जगह ही नहीं है। आज से 3 साल पहले जब मैंने चलना शुरू किया पैदल, तब तो लोगों ने कहा बिहार में इस तरह के किसी प्रयास की संभावना ही नहीं है। फिर लोगों ने कहा नहीं, पैदल चल रहे हैं तो कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, लोग आ तो रहे हैं लेकिन इससे क्या होता है, इससे दल थोड़ी बनता है। जब दल बन गया, लोग आ गए, तो लोगों ने कहा लोग तो आ रहे हैं, चर्चा भी हो रही है, बात तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे थोड़ी कुछ होगा, देखिएगा ना चुनाव आते आते क्या होगा। अब चुनाव आ गया, भीड़ आने लगी पिछले 3 महीना से। तो आप जो बात करें, भीड़ तो बहुत आ रही है, लेकिन वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, चलिए वो भी स्टेज निकल गए। अब जब प्रत्याशियों की चयन की बात हुई तो 2 एस्टेब्लिश्ड फॉर्मेशन के मुकाबले जनसुराज ने सबसे बेहतर प्रोफाइल के कैंडिडेट, सबसे अनुभवी लोगों को जमीन पर उतारा है। अब एक स्टेप और रह गया है। जनता ने सुन लिया, समझ लिया, देख लिया, परख लिया, चर्चा कर रहे हैं, कर लिया, भीड़ में तब्दील हो गए। अब भीड़ को अंतिम जाकर वोट दबाना है।
जो भी नेता यहाँ आया होगा आएगा आगे बोलेगा हम ही जीत रहे हैं। जनसुराज में प्रशांत किशोर एकमात्र व्यक्ति है जो कह रहे हैं जनसुराज से कि भाई हम लोग को या तो 10 से कम सीट आएगा या 150 के ऊपर आएगा, बीच में नहीं मरेंगे। क्योंकि इतनी चर्चा हो गई है, लोगों ने समझ लिया है कि ये वो रास्ता है जिससे बिहार से की दुर्दशा खत्म हो सकती है। पर आपको क्यों लग रहा है कि एनडीए का विकल्प तेजस्वी को नहीं देखा जाएगा बल्कि प्रशांत किशोर को देखा जाएगा? क्योंकि पिछली बार भी जीतते जीतते रह गए तेजस्वी। पहली बात तो पिछली बार जीतते जीतते नहीं रह गए। चिराग पासवान का एक फैक्टर था जी, जिसको आप ब्लैक स्वॉन इवेंट कह सकते हैं, जो कभी एक बार लाइफ में हो जाता है। स्ट्रेटेजिकली चिराग पासवान की पार्टी ने सिर्फ जदयू की सीटों पर चुनाव लड़ा, जिससे 38 सीटों पर जहां पर जदयू को जीतना चाहिए था वहां राजद जीत गई। अगर आप तेजस्वी के 74 सीट में 38 को माइनस कर देंगे तो जो उनका पार्टी का रियल ताकत है 25 से 30 सीट वही आपको दिखता है। और ये सिर्फ मेरा हाइपोथेटिकल विश्लेषण नहीं है, उसका परिणाम आपको आगे लोकसभा चुनाव में भी दिखा। उतनी ही लोकसभा सीट आई जो कि 25 से 35 विधानसभा क्षेत्रों के बराबर है। इस बार वो व्यवस्था नहीं है, इस बार वो व्यवस्था नहीं है। इस बार अलग से कोई नहीं लड़ रहा है जो कि सिर्फ तेजस्वी के फायदे के लिए लड़ रहा हो। तो राजद की जो वोट शेयर है वो 25% के 22 से लेके 30% के आसपास आप रख के चलिए। उसमें अगर लोग कह रहा है कि 2 गो 4 गो, ज्यादातर लोग कहता है MY समीकरण है, कहता है 2 गो 4 गो यादव तो आपको दे रहा है, फिर कहता है भाई 2 गो 4 गो मुसलमान भी आपको दे रहा है। तो भाई अगर 2 गो 4 गो यादव 2 गो 4 गो मुसलमान वोट दे रहा है और उनका वोट 25 से 30% है तो उसमें से 5% घटा दीजिए, तो देख लीजिए कि वो कहां रहेंगे, और 5% ऐड कर दीजिए जनसुराज में। आप सीधा लॉजिक की बात है। लोगों, मैंने कहा कि जेडीयू को 25 सीट नहीं आएगा, कैसे कह रहे हैं? तो हम उसके लिए कोई सर्वे नहीं कर रहे हैं। जदयू को 42 सीट आई थी पिछली बार और नीतीश कुमार आज के मुकाबले ज्यादा सक्रिय, ज्यादा सचेत, ज्यादा बेहतर स्थिति में थे। एक चिराग पासवान की पार्टी जदयू के 110 सीटों पर अपने कैंडिडेट को बिना किसी तैयारी के उतार दिया तो 42 पर आ गए। अब उन 110 सीटों पर प्रशांत किशोर जनसुराज ने प्रत्याशी उतारे हैं, हमने तैयारी के साथ उतारे हैं। नीतीश कुमार पहले से कमजोर है शारीरिक और मानसिक तौर पर, और 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो 42 से ऊपर जाएंगे कि 42 से नीचे जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है, नीचे ही जाएंगे, नीचे ही जाएंगे। आप कैसे भी देख लीजिए, यहां पर जो लोग चुनाव लड़ते रहे हैं उनका नुकसान होना तय है, उनका नुकसान होना तय है, कोई नहीं बचा सकता। आपने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी का भी किया, उससे पहले लालू यादव। यहां पर हमेशा यह कहा गया कि एक जब तक जातियों का अरिथमेटिक नहीं जुड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन चाहे वो MY हो या फिर नीतीश कुमार की अपनी सोशल इंजीनियरिंग हो या भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा रही उनको छोड़ने से एक बहुत बड़ा तबका आपको छोड़ जाता है। उस जाति से उठकर आपको लग रहा है कि देखिए, आप तो बड़ी पत्रकार हैं, पूरे देश में आप चुनाव आप लोग कवर करते हैं। जब आप लोग ये बात कहते हैं कि बिहार में सब कुछ जाति पर होता है या जातियों पर ही वोट पड़ता है, तो इसका साइंटिफिक आधार क्या है? मैं ये बता रहा हूं कि भाई पिछले 20 वर्षों में जब जब ऐसे चुनाव हुए जहां लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर पूरे देश में वोट किया, तो बिहार में भी लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर वोट किया। आप उदाहरण के तौर पर 1984 ले लीजिए। 1984 में पूरे देश में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया जाति धर्म से ऊपर उठकर। तो बिहार में भी लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर 54 में 53 MP बिहार में जिताया। 1989 में जब पूरे नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में BP सिंह बोफोर्स के नाम पर जीत कर आए, तो बिहार में भी लोगों ने BP सिंह को वोट दिया, उनको जिताया। 2014 में जब मोदी जी का वेव चला, तो जितना वोट शेयर उनको यूपी में आया, जितना गुजरात में आया, उतना बिहार में भी आया। 2019 में जब पुलवामा के नाम पर पूरे देश में वोट पड़ा, तो बिहार में भी लोगों ने पुलवामा के नाम पर वोट दिया। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये क्या बताता है कि जब भी कोई घटना, कोई आइडियोलॉजी, कोई व्यक्ति ने पूरे समाज का इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया और लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया, तो जैसे दूसरे राज्यों में वोट किया वैसे बिहार में भी किया। एनडीए वापस लौटेगी इस बार? नहीं लौटेगी। जीविका महिलाओं को 10,000 रुपए
अब आप देख लीजिए जीविका को, ये जो 10,000 रुपए को आप लोग लेकर इतना हंगामा लोग कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझिए, लोग तुरंत आपको उदाहरण देंगे कि महाराष्ट्र में पैसा ट्रांसफर हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी आ गई। तो अगर महाराष्ट्र में पैसा ट्रांसफर होने से बीजेपी आ गई, तो आंध्र प्रदेश में तो जगन मोहन रेड्डी ने 2,25,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, तो उनको 11 सीट क्यों आया? अब आप बता दीजिए। और बिहार में पैसा ट्रांसफर की हकीकत को आप समझ लीजिए। पहले तो इसको महाराष्ट्र से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में यूनिवर्सली करोड़ों महिलाओं को हर महीने पैसा दिए गए। यहां पर इन्होंने क्या किया है, 6.5 करोड़ महिलाएं रहती हैं, उसमें से 1 करोड़ जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को, जिनको आज से 2 बरस पहले 2 लाख रुपया मिल जाना था, उनको इन्होंने 10,000 रुपए का एक किस्त जारी किया है। तो इसका असर जो जमीन पर इतना ही है कि जिन जदयू के एनडीए के नेताओं को गांव में लोग दौड़ाने वाले थे, शायद वो गुस्सा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उन महिलाओं ने पैसा ले लिया है। अब आने जब ये लोग जाएंगे तो इनको वोट नहीं देने वाली हैं। उनको मालूम है कि सब 5 बरस लूटा है, और जनसुराज के लोगों ने जाकर बताया भी है कि भाई नेताजी आएंगे, पैसा देंगे, पैसा लेना है, लेकिन पैसे पर वोट नहीं बेचना है, क्योंकि 10,000 रुपया इसी छठ में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई नहीं हुआ तो अगले 5 साल तक ये लूटते रहेंगे। आपको तय करना है कि 10,000 रुपया दोगे और 1.5 लाख रुपया का इंदिरा आवास चला जाएगा, हर महीने मिलने वाली 15,000 की रोजगार का अवसर चला जाएगा, आपको अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ रहने का अवसर चला जाएगा। बिहार की महिलाएं इतनी मूर्ख नहीं है। एक तो आप ही बैठी हुई इतना होशियार, आप बताइए बिहार की महिला इतना मूर्ख है कि 10,000 रुपया में सब अपना सौदा कर देगी? भविष्य का नहीं करने वाली है। एक मोटे तौर पर सीट का अनुमान लगाएंगे एनडीए के लिए? नहीं, मैं एनडीए के सीट का अनुमान नहीं लगा सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार को 25 से कम सीट आएगी। अच्छा। और भाजपा को पिछली बार आई 74 या 75 सीट से उनका नंबर कम होगा। तो उसके बाद आप एनडीए का जोड़ लीजिए जो भी हो। और तेजस्वी यादव को जितना आया था उसमें चिराग वाला फैक्टर हटा दीजिए, तो उतने ही पर रहेंगे, 25 से 35 के आसपास। आरजेडी को अपनी सीट उतनी ही आनी चाहिए। एक सवाल रोहित सिंह पूछना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एनडीए जो 10,000 रुपए दे रहा है, जो कैश बेनिफिट दे रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ तो भाई हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कह रहा है, तो उसका असर होगा कि नहीं होगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अब भाई बिहार के लोगों को आप कितना मूर्ख समझते हैं? 78 साल देश को आजाद हुए हो गया, और बिहार में टोटल 26.5 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। यह ध्यान रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे सरकारी कर्मियों की आप गणना करेंगे तो करीब 26 लाख लोग नौकरी करते हैं। इसमें 78 साल में राजद के 18 साल भी शामिल हैं। तो 78 साल, जिसमें 18 साल राजद का शासन काल रहा है, उसमें टोटल नौकरी मिली 26 लाख। और ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो अगले 20 महीने में 3.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो या तो ये मूर्ख हैं या सिरे से सबको मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती है। 3.5 करोड़ लोग, कैलकुलेटर एक मंगा के रखिए। आ गए हैं कि नहीं तेजस्वी जी? आके गए कि बाद में आएंगे? मेरी ओर से एक कैलकुलेटर मंगा के रख दीजिए, और बाकी भारी भरकम बात नहीं। उनको कहिए सर जरा कैलकुलेटर से, हाँ कलम से तो नहीं असर है, कैलकुलेटर से गणना कर दीजिए। 3.5 करोड़ लोग, एवरेज अगर 20,000 रुपया महीना दीजिएगा, गुने 12 कर लो, और कितना पैसा होता है ये बता दो। आएगा कहां से, छोड़ दो। कितना पैसा होता है ये बता दो, हम लोग कम से कम उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। किसको बेवकूफ